हाँ तो भैया नमस्कार, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है हर्षी बुरा टॉक्स के नए एपिसोड में। बहुत दिन हो गए थे बातचीत करे हुए, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए जिनको आईवीएफ के बारे में पता चल पाए। तो अभी हम आपको मिलाने वाले हैं उज्जैन के फेमस डॉक्टर जयाजी मिश्रा से, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। और भी बहुत कुछ है, सारी चीजें आपको पता चलेगी, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बातचीत। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। मैम आपने रतलाम ही क्यों चुना कैंप लगाने के लिए? रतलाम चुनने के कुछ कारण हैं। एक तो इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही सभी जगह। रतलाम से हमारी अप्रोच उज्जैन की बहुत इजी है। इनफर्टिलिटी का रेट यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। रतलाम में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी आईवीएफ सेंटर रतलाम में नहीं है। अच्छा मैम, हमारी ऑडियंस को ये भी बता दो आईवीएफ होता क्या है? ओके, आईवीएफ जब बच्चा नहीं होता है, 2 साल तक अगर आप साथ में रहते हैं और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही या आपकी उम्र ज़्यादा है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। आपको जांच सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जांच करना 1 साल के बाद ही कम से कम ये ध्यान रखना कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो अपनी कुछ बेसिक जांचें करवा लें। क्योंकि बेसिक जांचें मतलब ट्यूब की जांच करा लें, हस्बैंड के स्पर्म की जांच करा लें। अगर मान लीजिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चेदानी में बच्चादानी होती है, ट्यूब होती है और अंडादानी होती है। नॉर्मल कोर्स में अंडादानी से अंडा निकलता है जिसको ट्यूब उठाती है, और संबंध करने पे हस्बैंड के द्वारा शुक्राणु महिला की वजाना से छोड़े जाते हैं और हस्बैंड के स्पर्म और महिला के अंडा, इनके मिलने से बच्चा बनता है। अगर किसी भी तरह की तकलीफ़ है, या तो अंडे नहीं बन रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक है, या हस्बैंड को स्पर्म नहीं है, इस तरह की कोई भी परेशानी है, तो हो सकता है कि बच्चे ना हो। और आईवीएफ में हम लोग उन लोगों के लिए ज़्यादा काम में आता है जिन महिलाओं को अंडेदानी से अच्छे अंडे प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक है, या टीटी होने के बाद ट्यूब नहीं खुल पाई। उन कारणों में अंडेदानी से अंडे बनाकर उसको बाहर निकालते हैं, फिर हस्बैंड के शुक्राणु से बच्चे को बनाया जाता है और उस बच्चे को महिला की बच्चादानी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे आईवीएफ कहते हैं। अच्छा ओके मैम, बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ है कि अगर ये करवाते हैं वो तो इसमें डीएनए चेंज होता है, ऐसा कुछ भी है? तो इस बारे में भी आप थोड़ा बता पाएंगे? नहीं, आमतौर पे अगर हस्बैंड के शुक्राणु अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो हम लोग हस्बैंड के शुक्राणु ही यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को शुक्राणु नहीं होते या उनको टेस्टिस में प्रॉब्लम होता है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उस अवस्था में बताकर कपल को डोनर स्पर्म का यूज़ किया जाता है। सेम महिलाओं के साथ भी, अगर महिला की एज ज़्यादा है या माहवारी बंद हो चुकी है, किसी कारण से अंडेदानी से अंडे नहीं बन रहे हैं, तो उन महिलाओं को अगर उनके अंडे नहीं ले पा रहे हैं तो यंग डोनर के अंडे लिए जाते हैं। पर ये दोनों चीज़ कपल को बताने के बाद किया जाता है, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग और इससे आप पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। और अगर सब कुछ अच्छा है, सिर्फ ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड के ही स्पर्म लिए जाएंगे और वाइफ का ही अंडा लिया जाएगा। अच्छा, और कितना % चांस रहता है मैम कि अगर वो कोई ट्रीटमेंट लेता है इस चीज़ का तो ये पॉसिबल हो गई, ये सारी चीज़ें हो ही जाएगी? बेसिकली मैं बात करना चाहूँगी इनफर्टिलिटी की। ज़रूरी नहीं कि हर उस कपल को जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं सीधे आईवीएफ करना हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं, जैसे कई बार अंडेदानी के अंदर बारीक बारीक सिस्ट होना, जिसे हम पीसीओडी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन होता है। उसमें महिलाओं को 3-3, 4-4 महीने में महीना आता है, और जब महीना देर से आता है तो अंडे बनने का दिन फिक्स नहीं होता, इसलिए टाइम पर बच्चा नहीं हो पाता है। उन महिलाओं को हार्मोन्स की दवा दी जाती है, महीना ठीक करने की मेडिसिन दी जाती है, और कई बार हम दूरबीन की जांच से लेप्रोस्कोपी करते हैं। उसके अंदर लेप्रोस्कोपी का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लेप्रोस्कोपी मीन्स एक छोटे से छेद के द्वारा आपकी बच्चादानी और पेट की पूरी जांच की जाती है। उसके अंदर यूट्रस के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई पॉलिप या सेप्टम या कोई गठान बच्चादानी के अंदर तो नहीं है। अगर है तो उसे उसी समय निकाला जाता है। या बच्चादानी के बाहर जब पेट में हम दूरबीन डालते हैं तो उसमें यूट्रस के अंदर कोई तकलीफ, ट्यूब में कोई ब्लॉक, तो कभी कभी ऐसे ब्लॉक्स को हम लोग खोल भी सकते हैं ऑपरेशन से। या अंडादानी में अगर सिस्ट है या पीसीओडी है तो हम ड्रिलिंग करते हैं, सिस्ट को निकालते हैं। तो इन सारे तरीक़ों के साथ कुछ दवाइयाँ अंडा बनने के देने के बाद भी बहुत सारे लोग कंसीव हो जाते हैं। कई बार स्पर्म की क्वालिटी कम होती है या क्वांटिटी कम होती है, तो उसके लिए भी हस्बैंड की मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है और प्रेगनेंसी हो जाती है। अच्छा, इस सारी ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आ जाता होगा? ये डिपेंड करता है कि महिला को किस लेवल पर। बेसिक जांचें जो होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, वो 15 से 20 हज़ार के अंदर आपकी बेसिक टेस्ट
ब्लड टेस्ट, वो सारी हो जाती है। और उसके बाद अगर दूरबीन की जांच करना है तो उसका खर्चा लगभग 30-35 हज़ार तक होता है। उसके बाद डिपेंड करता है किस तरह की सर्जरी हमें करनी है। अगर बड़ी गठाने निकालनी, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एक बीमारी होती है जिसमें सारी चीज़ें चिपकने लगती हैं। अगर ऐसे कुछ सर्जरी जिसमें समय ज़्यादा लगता है तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है। और आईवीएफ में भी डिपेंड करता है कि कई बार महिलाओं के अंडे जब एज कम होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी में जो ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी किसी चीज़ का रोल है तो उम्र का है। अगर महिला की उम्र 25 से 35 तक है तो अंडे की क्वालिटी अच्छी मिलती है और कम दवाइयों से अच्छे अंडे बनते हैं। तो उस केस में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख तक में प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर अंडे की क्वालिटी कम है या ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती हैं तो लगभग खर्च 2 लाख तक जाता है। आईवीएफ डिपेंड करता है कि महिला की उम्र क्या है, उसके अंडे की क्वालिटी क्या है और हस्बैंड का सीमेन कैसा है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है। ओके। अच्छा, बहुत सारे यंग कपल को भी ये परेशानी आती है, तो ऐसे कुछ है कि पहले से उनको वो सावधानी ऐसी बरत सके जिससे ये प्रॉब्लम ना हो उनको? आजकल ये देखा जाए, आपकी डाइट, इन्वायरमेंटल फैक्टर सभी कुछ परिवर्तित होते जा रहे हैं। लड़कियों को मेनार्की जल्दी होता है। जो मेनार्की मीन्स जो पीरियड आने की एज होती है, पहले अगर हम बोलते थे 13 से 15 साल, तो आजकल आप देखोगे 8 से 9 साल में बच्चियों को पीरियड आने लग गया है। तो जब ये पीरियड की एज कम हुई तो मेनोपॉज की एज भी कम हो गई। आपका 5-10 साल इधर शिफ्ट हो गया, तो ये जल्दी मेनार्की होना, फिर मैच्योरिटी जल्दी होने लग गई बच्चों में। प्लस डाइट, आपका खान पीन, कुछ हम खराब खाते हैं, पेक्ड फूड खाना, प्रोसेस उससे फूड भी फर्क खाना, पड़ता है इससे? उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर आपकी बैलेंस डाइट, जिसके अंदर हम बोलेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आपकी डाइट में हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, फल, अगर ये सारी चीज़ें, घर का बना खाना आप सब कुछ खाते हो तो आपके अंडों की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहती है और काफ़ी साल मेंटेन होती है। लेकिन अगर प्रोसेस फूड खाते हैं और बाहर की चीज़ें, मैगी, पास्ता, जितना ज़्यादा हम ये वाली सब चीज़ों की बात करें, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं। ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। सेम चीज़ लड़कों में, लैपटॉप चलाना, मोबाइल का प्रयोग करना, धूप में ज़्यादा देर तक घूमना, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगी, दिनचर्या में परिवर्तन करना। हमारी पूरी जो बॉडी है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो हम सूर्य की किरणों से चलने वाले लोग होते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन जो एक्सिस होता है, इसका मेन कंट्रोल, जब भी आप रात को सोते हो मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। जब आप सुबह उठते हो, सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पे असर डालती हैं, कॉर्टिसोल का लेवल चेंज करती हैं, तो आपका हार्मोन्स का लेवल सही रहता है। अब क्या हो गया, आप देखो युवा पीढ़ी में बच्चे रात को 2 बजे तक जगेंगे, 3 बजे तक जगेंगे और सुबह उठने में 9 बजे, 10 बजे। मतलब मुझे लगता है कुछ बच्चों ने तो सूरज देखा ही नहीं होगा कि कब उगता है। सही, अभी तो ये वाली जो तो सारे ही दिनचर्या, लोग वैसे ही है। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव, हर चीज़ों का, वो तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, बच्चों को पढ़ाई का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस ये बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। ये सब चीज़ें, आपका खान पीन, आपकी डाइट, आपका दिनचर्या, एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी की फिटनेस करते हैं, क्योंकि बेसिकली अंडा और स्पर्म निकलता तो ह्यूमन बॉडी के ही प्रोडक्ट हैं। अगर आपने अच्छे से वेंटिलेशन होता है, आपका ऑक्सीजनेशन अच्छा है, टिश्यू परफ्यूजन अच्छा है, तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और ज़्यादा समय तक ये आपको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई चाहता है कि ये सारी परेशानी उसको ना आए तो वो एक हेल्दी डाइट फॉलो करे, 100% रूटीन सही रखे अपना और अपना एक्सरसाइज सबसे करे डेली। पहले मैच्योरिटी का लेवल, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे इन्वायरमेंटल में जितना पॉल्यूशन हो रहा है, मैं प्लास्टिक की बात करूंगी, हम लोगों के प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से लेके दिन में कितनी चीज़ें, माइक्रोवेव कुकिंग के यूटेंसिल्स, इन सब चीज़ों के अंदर पॉइजन्स होते हैं जो हमको पता भी नहीं होते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे गोनेट्स को असर करते हैं, उसके कारण स्पर्म की क्वालिटी, अंडे की क्वालिटी, सब कुछ खराब होने लगती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 25 साल की महिलाएं, ऐसी काफ़ी मात्रा में 25 से 28 साल की महिलाएं जिनकी ओवरी काम नहीं कर रही, जिनको हार्मोन्स खत्म हो गए, उनको अंडे बन ही नहीं सकते। ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि जिस तरह से हम अंडेदानी की क्वालिटी पता करने के लिए, ये भी रूटीन और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ऐसी परेशानी हो रही है उनको। 100% ये डिपेंड करता है Okay. आपके खान पीन पे, आपके सोने की स्टाइल पे, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। आप मशीन को जितना ओवर यूज़ करेंगे, गलत तरह से यूज़ करेंगे, तो उसका रिजल्ट तो गलत होगा। सही बात है। ठीक है।
नहीं, अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उनको तो बहुत फिर दिक्कत होती होगी ऐसा। ऑफ कोर्स नाइट शिफ्ट में काम करने से थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन नाइट शिफ्ट कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है। हाँ, तो वो उस वैसे ही समय बोल रहा हूँ सबसे मैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप जब नाइट शिफ्ट कंटिन्यूशन में कर रहे हैं हाँ। तो डे में प्रॉपर स्लीप लें अगर और आप अपनी मतलब डाइट बहुत वहां ध्यान से रखें। फुलफिल कर ले उसको, कहीं ना कहीं दिन से आप अपनी, फुलफिल कर क्योंकि लें। आप सुबह उठते तो हो, नाइट हाँ। शिफ्ट वाले रात को सोते हैं लेकिन मॉर्निंग में उठते हैं, तो आप दिन में अपनी बॉडी की फिटनेस का ध्यान रखें। Okay. थोड़ी एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सब अगर करते हैं तो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट बॉडी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो असर करती है। ठीक है मैम, आप प्रॉपर उज्जैन से ही हैं हाँ जी, मैं और उज्जैन से आपको ही हूँ। कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और यही मुझे सेक्टर आपने क्यों चूज किया ये भी बता दो। लगभग 30 साल मुझे इस जनवरी को हो जाएंगे उज्जैन में। और प्रैक्टिस में ऑब्स्टेटिक एक ऐसी ब्रांच है जो मेरे बहुत दिल के करीब थी, क्योंकि बच्चे होना, बच्चों को बनाना, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हम अंडे बनाते हैं, फिर हम एग्स को निकालते हैं, फिर हम बेबीज़ बनाते हैं, बेबीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम उन बच्चों को डिलीवर करते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा सुख है। अब साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है, इतना चेंज किया है, जिन महिलाओं को पहले बच्चे नहीं हो सकते थे, अब हमारी IVF की प्रक्रिया, ICSI की प्रक्रिया और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनके द्वारा हम उनको बच्चे दे सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो एक चीज़ है, सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो आप कौरव, पांडव, सबका जन्म अगर हम अब ऐसे देखें तो ये सारी प्रक्रिया शायद सनातन धर्म से चली आ रही है। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब हम लोग साइंस की प्रोग्रेस के द्वारा, और दूसरा अब ट्रीटमेंट सस्ता हो गया है, अफोर्डेबल है। जो गांव के भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी हम लोग एक महाकालेश्वर IVF में हम लोगों का ऐसे कुछ स्कीम्स हैं, कितनी हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करके हम चाहते हैं, क्योंकि बच्चा होना मुझे लगता है एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और हर महिला को ये सुख मिलना ही चाहिए। भली हमारी पॉपुलेशन कितनी भी हो, पर हर महिला डिजर्व करती कि एक बच्चा उसे हो। तो उसके लिए जितनी भी कोशिश हम लोग महाकालेश्वर IVF में कर सकते हैं वो पूरी तरह से करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ रतलाम में ही हुआ है कैंप ऐसा, या फिर और भी बहुत सारी जगहों पे होता रहता है कैंप? नहीं, कैंप हम लोग रूटीन कर रहे हैं। कैंप करने के बेसिकली 2-3 हमारे बहुत बड़े प्रायोजन होते हैं। फर्स्ट ये कि कैंप के द्वारा लोगों को अवेयरनेस होती है, उन्हें पता पड़ता है कि ऐसी कोई प्रक्रिया अवेलेबल है। दूसरा, उज्जैन में अवेलेबल है। तीसरा, अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है। फिर कैंप में जो पेशेंट आते हैं उन लोग को हम अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, ताकि क्योंकि वो जो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व काफ़ी हद तक हम लोग कर पाएँ। हम लोग जगह जगह अगर कैंप करते रहते हैं और उसमें ये ज्ञान बढ़ाना, क्योंकि अभी भी कैंप में कुछ ऐसे पेशेंट आए जिनको शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। सबसे पहले मन्नत मांगी, मन्नत पे 5 साल निकाल दिए, उसके बाद फिर कुछ और दूसरे तरह का इलाज चालू करा, फिर कुछ आयुर्वेद का इलाज करा, ऐसे कुछ कुछ करके साल निकलते जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं की एज, अगर आप ऐसे करते करते 30-35 साल तक निकाल देते हैं तो अंडे की क्वालिटी और अंडे की संख्या दोनों ही बहुत तेज़ी से कम होती है। इसलिए बच्चा प्लानिंग आपके जीवन का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले जैसे हमारे गांव में मुझे अच्छा लगता है, जल्दी शादी जल्दी बच्चा, वो अगर हो गया तो बहुत हद तक आप प्रॉब्लम से बच गए। और फिर भी दिक्कत है तो डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड को भी तकलीफ होती है। आमतौर पर लोग मान के चलते हैं कि हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे मरीज भी थे जिन्हें 2 शादी कर ली, 3 शादी कर ली बिना हस्बैंड का सीमेन टेस्ट किए। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हालांकि फिर भी अवेयरनेस बढ़ रही है पहले की अपेक्षा। अब IVF पहले तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, कि इस वे में भी आप कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन है। पहले पता भी नहीं था, एक्सेप्टेबिलिटी के कारण, और डर भी था कि पता नहीं हम लोग बच्चा ही चेंज कर देंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। वो एक बहुत आवश्यक, पर अब धीरे धीरे जब वो मिलते हैं, उनको समझ में आता है, प्रक्रिया समझ में आती है, तो भरोसा करने लगते हैं। अच्छा, अब आपका एक और चीज़ बता दो, उज्जैन में एक हॉस्पिटल भी है शायद आपका, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। कहाँ पे लोकेटेड और क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? उज्जैन में JK हॉस्पिटल है हम लोगों का, और वो बीच सिटी में सांवेर रोड पर टॉवर चौक से थोड़ा सा आगे सिंधी कॉलोनी में, उसमें हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सभी तरह की सुविधाएं, हड्डी, आर्थोपेडिक्स, कार्डियक केसेस, गायनी का सारा काम, दूरबीन से ऑपरेशन सभी तरह के, अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, लेप्रोस्कोपी, इनफर्टिलिटी के लिए सारी जांचें, सारे ऑपरेशंस, बेसिकली सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। अच्छा, अब आखिरी में आप बता दो हमारी ऑडियंस को कि अगर उनको इस तरह की कोई परेशानी होती तो सबसे पहले वो क्या करें जिससे उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो और ज़्यादा वो परेशान ना हो? सबसे पहले मुझे लगता है अपने जीवन में हम बहुत चीज़ें तय करते हैं सिवाय बच्चा प्लान करने के। तो जब भी शादी होती है, शादी के कुछ समय पहले से भी 3 महीने फॉलिक एसिड की गोली, जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हैं फॉलिक एसिड की टैबलेट
दिखाना ही चाहिए। एक बार डॉक्टर से मिलना, हम शादी में इतनी तैयारियां करते हैं, अगर आप एक डॉक्टर से मिल के प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कर लें तो कुछ बुरा नहीं। उसमें कुछ चीज़ें पहले से पता पड़ी जा सकती है। अभी कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको गर्भाशय ही नहीं होता है, अच्छा, पीरियड ही नहीं आते हैं, उनको भी कुछ अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपकी फ़िटनेस के बारे में। उसके बाद में शादी का आप प्रेगनेंसी प्लान कर लें, और अगर पर्टिकुलर टाइम में आपको लग रहा है कि 1 साल के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो डॉक्टर के पास जाकर निसंकोच अपनी जांचें कराएं, टेस्ट कराएं, क्योंकि शुरुआती ट्रीटमेंट आसान होता है और इजीली प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन अज्ञानतावश अगर डॉक्टर को नहीं दिखाकर लंबी उम्र निकालते हैं या लंबे समय तक हम गैप करते हैं, तो उसमें कई बार महिलाओं की एजिंग के साथ ओवरी का फैक्टर, ओवरिन एजिंग और अंडे बनने की क्षमता, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ती है। तो प्रेगनेंसी और बच्चे अपने जीवन की प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि ये जीवन का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आवश्यक पार्ट है। हाँ तो भैया कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो और उन यंग कपल्स के पास शेयर कर दो जिनको किसी भी तरह की परेशानी है आईवीएफ से रिलेटेड। और भैया ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो द हर्षिपुरा टॉक्स को, और बहुत सारी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। और आप भी बताओ आप किसकी वीडियो चाहते हैं, उनकी भी वीडियो आ जाएगी भैया। तो ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो हर्षिपुरा टॉक्स को, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं द हर्षिपुरा को। तो भैया इस वीडियो को शेयर करें, टैग करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगली वीडियो में।